नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम लगातार चैलेंजेस पर, चुनौतियों पर बात करते हैं और न केवल इसके खतरे बताते हैं बल्कि समाधान क्या हो सकते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। संक्रमण की रफ्तार ऐसी के आंकड़े हर दिन एक नए स्तर पर गए, डराया, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल करने की तरफ तमाम राज्य और पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही। अब एक नया खतरा है, वो है फंगल इन्फेक्शन का। ब्लैक फंगस के बाद देश में व्हाइट फंगस के केस मिलने पर एक नया चैलेंज उभरा है। राज्य में ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है, लेकिन अब व्हाइट फंगस को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। केंद्र और राज्य ब्लैक फंगस से निपटने के इंतजामों पर काम कर रहा है। तो क्या है ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और इनसे कैसे आप बच सकते हैं, इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। और हमारे साथ प्रतिदिन की तरह एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनके साथ में हम समस्या पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर श्रुति दुबे जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया है इतना। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा डर है, चिंता है, तैयारी भी है और कहीं ना कहीं अब इसे महामारी घोषित करने को लेकर मांग भी उठ रही। ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों के बारे में बताएं, ये क्या है? देखिए, जो फंगस है, फंगस एक तरह का आप ऑर्गेनिज्म गिन सकते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया एक कैटेगरी है, वायरस एक कैटेगरी है, उसी तरह से फंगस भी एक तरह के जीवों की कैटेगरी होती है जो नॉर्मली आपको जमीन में, नमी वाली जगहों में, डस्ट में, एयर में, सब जगह मिलती है। इवन हमारे बॉडी में, स्किन में भी ये नॉर्मली पाई जाती है। पर कैसा होता है कि ये इतनी वीक होती है कि हमारे बॉडी में पनप नहीं पाती है। पर जैसा आपसे आप पूछ रहे हैं हमसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, उसका एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। एक तरह से इसको कहा जाता है ब्लैक फंगस, जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये एक अलग कैटेगरी है, दैट इज म्यूकर माइसिटीज नाम का एक फंगस का ग्रुप है। इसको हम शॉर्ट में म्यूकर बोल रहे हैं। जो व्हाइट फंगस है उसका ओरिजिनल नाम है कैंडिड इन्फेक्शन, दैट इज कैंडिडियासिस। इसको व्हाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली सब, तो ये हमें व्हाइट स्टेन की तरह दिखते हैं। तो इसीलिए उसे एक नॉर्मल भाषा में, ताकि आम जनता को अवेयर किया जा सके इस बीमारी के बारे में, तो इसको सफेद और काला फंगस कहा जा रहा है। ये नॉर्मली इस कोविड के पहले भी लोगों में पाई जाती थी, पर ये कुछ एक छोटे पॉपुलेशन में पाई जाती थी जिनको इम्यूनिटी, जिनकी कंप्रोमाइज्ड है, जैसे शुगर लेवल्स जिनके बहुत ज्यादा रहते हैं, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कैंसर के मरीज हैं, जिनकी सेकाई, कीमोथेरेपी, ये सब पे हैं जो मरीज हैं, और या वो मरीज जो बहुत लंबे समय से किसी बीमारी के कारण आईसीयू में हैं। तो इन सब मरीजों में ये कॉमनली पाए जाने वाली बीमारियां हैं। पर क्योंकि कोविड एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और जो काफी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, और इसमें जो दी जाने वाली दवाइयां और जैसे यदि कोमॉर्बिडिटी साथ में है मरीज को, तो इन मरीजों में इसीलिए ये फंगस दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये फंगस नॉर्मली भी हमारे में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हम में कुछ हल्की मात्रा में रहते हैं। बस इन्हें एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है कि ये इतना तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे शरीर में कि ये हमारे लिए एक आपदा की तरह हो गए हैं। जी, बहुत आसान शब्दों में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दरअसल ये फंगस पहले से था, लेकिन अब चूंकि इम्यूनिटी कई सारे लोगों की एक साथ वीक पड़ी है इस महामारी के दौर में, इसलिए ये ज्यादा मरीजों को दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा मरीजों में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप इनके लक्षणों को पहचानें, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है और ये सडनली अचानक से बूस्ट नहीं होगी। तो ऐसे दौर में इन बीमारियों का खतरा तो है, दोनों तरह के फंगस का, लेकिन इस दौर में हम इनको पहचाने कैसे, कहां से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, जैसे मैं इसको कोविड के दौर में ही कोरिलेट करके आपको बताऊंगी, वरना मेरे पिछले 15 साल के कैरियर में हमने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं, जैसे जो एचआईवी के पेशेंट हैं, उन सब में भी हमें कॉमनली ये फंगस मिलता है और उनके लिए वाकई उनकी जान जाने तक का खतरा रहता है इस फंगस के कारण। लेकिन अभी मैं कोविड से कोरिलेट करके इसको बताना चाहूंगी कि यदि आपको कोरोना हो रखा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको ट्रीटमेंट चला है लंबे स्टेरॉइड का, है ना, तो ऐसे सब सिचुएशन में आपको कोरोना से उबर जाने के बाद भी आपको 2 से 3 हफ्ते अपने आप को आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड इन द सेंस, घर में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपर आपको मास्क पहन के रहना है,
क्योंकि देखिए आप मिट्टी से, धूल से, किस किस चीज से आप ऐसे बच पाएंगे अलग से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने आप बचाव करें मास्क पहन के। और मास्क ऐसा नहीं, मैंने लोगों को देखा हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, उन्हें एक बार जो मास्क पहन लिया उसको महीनों पहन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क भी आपका क्लीन होना चाहिए, 3 लेयर्ड होना चाहिए या फिर N95 जैसा मास्क होना चाहिए। तो बेसिकली हमको इससे बचाव ही मेन करना है। और दूसरा है, जैसे आपको स्टेरॉइड्स लगे हैं या आप ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर पे चले गए हैं, तो उस समय हॉस्पिटल वालों को, या आप घर आने के बाद भी ऑक्सीजन पे हैं, तो उस कंडीशन में घर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि जो हम मॉइस्चर के लिए ह्यूमिडिफायर लगाते हैं उसमें हम डिस्टिल वाटर ही यूज करें, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करें, पेशेंट का मास्क जो है वो फ्रिक्वेंटली क्लीन करें, क्योंकि बेसिकली नाक और मुंह ही सोर्स है जिससे ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। शुरुआती लक्षण इनके किस तरह के होते हैं? शुरुआती लक्षण जैसे होंगे, नाक से और मुंह से ही ये एंटर करते हैं। यदि आप काले फंगस की बात करेंगे तो बेसिकली ये सब पहले एज ए साइनोसाइटिस जैसा प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो किस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं, हमारे गाल में, आंख के बाजू में, माथे में कुछ खाली हड्डियां होती हैं जिनको हॉलो बोन्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं साइनस। और जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं साइनोसाइटिस। तो इसमें कैसा होता है, जब कोविड होता है इंसान को तो उस समय नाक आपकी हो जाती है ब्लॉक। जब नाक ब्लॉक्ड रहती है तो नाक के जो नॉर्मल सेक्रीशंस हैं, जो हमारे नॉर्मल भी निकलते हैं किसी भी इंसान के, वो नॉर्मली नहीं निकल पाते, वो ब्लॉक्ड रह जाते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो वहां जमा रह जाते हैं और वहां फिर फंगस और बैक्टीरियल सारे इन्फेक्शन ग्रो होते हैं। तो मरीज क्या लेके आएगा आपके पास? गाल में दर्द बोलेंगे, दांत में दर्द, जबड़े में दर्द, या चेहरे में एक सुन लगना, आंखों में दर्द, या आंखों की रोशनी ऐसा लगना डबल दिख रहा है या हमें कम दिख रहा है एक आंख से, हेडेक होना, इस तरह के लक्षण लेके मरीज आते हैं। जी, व्हाइट फंगस को लेकर हालांकि अभी पटना में देश में सबसे ज्यादा 3-4 मरीज एक साथ मिलने के बाद और खासतौर पर उनमें कुछ डॉक्टर्स में भी ये फंगल इन्फेक्शन पाया गया, जिसके बाद ये अचानक सुर्खियों में आया और इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या चैलेंज इसका व्हाइट फंगस का आपको दिखाई पड़ता है इस दौर में वीक इम्यूनिटी के बीच में? एक तो ये तय है कि वीक इम्यूनिटीज की एक वजह, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इसको पहचानना जरा मुश्किल होता है। जी जी, व्हाइट फंगस को पहचानना इसलिए एक दिक्कत है क्योंकि कैसा है, बहुत से लोग क्या है, घर में डर के मारे भी नहीं निकलना चाहते। जी, सबसे बड़ी मुश्किल इस फंगस को ट्रीट करने में जो हमें आ रही है वो ये है कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते, अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि ये हमें नहीं हो सकता या हमारी तो इम्यूनिटी इतनी खराब ही नहीं है। यदि आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे नाक से काला डिस्चार्ज आ रहा या खून आ रहा डर्टी कलर का, या आपको मुंह में ऐसे जीभ में देख के लग रहा है व्हाइट कोटिंग हो रही है, दही जैसा जमा हुआ जीभ में दिख रहा, तालू में दिख रहा, और जैसे नाक आपको बंद बंद लग रही है और अब जब लेट रहे हैं तो कुछ खराब सी स्मेल आ रही है, गले में कुछ उतरता हुआ सा लग रहा है सेक्रीशंस, तो हेडेक हो रहा है, तो इन सबको हमें तुरंत समझते हुए कि एक चेतावनी है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर या नियर बाय कहीं जा करके कुछ भी मेडिसिन फॉर टाइम बीइंग लेके आ जाते हैं। इससे क्या होता है, चीजें और वर्सन हो जाती हैं। कुछ लोग गूगल और इधर उधर देख के खुद अपना ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है हमारे पास सही टाइम पे पेशेंट पहुंच नहीं पाते हैं। अदरवाइज इसका इलाज संभव है मेडिसिन और सर्जरी मिला के। डॉक्टर साहब, क्या कोई इसका एक अंदाजा हम दे सकते हैं कि जब आपने कोविड पेशेंट रहते हुए दवाओं का सेवन किया, तकरीबन ये मान के चलें कि 2 से 3 हफ्ते तो आपको कोविड के संक्रमण से निपटने में लग जाते हैं, तो किस दौर से इन फंगल इन्फेक्शन का खतरा शुरू हो जाता है? इमीडिएट बाद में होता है या 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 3 हफ्तों के बाद में, कब से इसका खतरा ज्यादा होता है? देखिए, फंगस को हमारे शरीर में ग्रो करने के लिए हमारे शरीर को बहुत वीक होना पड़ेगा। और जो मरीज जिनको जैसे शुगर है, जैसे मैंने आपसे कहा, जिनको पहले ही बहुत दिक्कतें हैं, पहले ही जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, या जिनको ब्लड बोन मैरो डिसीजेज हैं, या जिनका किडनी ये सब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन मरीजों में इस बीमारी को पनपने के लिए हफ्ते 10 दिन भी बहुत है। और यदि एक नॉर्मल आदमी है जिसको कोविड बहुत ज्यादा हुआ था, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, लंग्स में चेंजेस बहुत थे, जिनको हमें जान बचाने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ा, ऐसे मरीजों पे औसतन हम देख रहे हैं कि कम से कम ठीक होने के भी 2 से 3 हफ्ते के बाद मरीज हमको प्रेजेंट कर रहा है इन दिक्कतों के साथ। जी,
व्हाइट फंगस के बारे में कहा जा रहा है कि ये केवल लंग्स में इन्फेक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत सारे अदर जो शरीर के हिस्से हैं उनमें भी इन्फेक्शन दे रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में भी अवेयर करें कि अगर शरीर के किसी अन्य हिस्से में इसका इन्फेक्शन है तो किस तरह के सिम्टम्स होंगे। जी जी, जैसे जो आप कह रहे हैं ये हमेशा से ही है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब चीजें कोविड के पहले भी थी, पर बहुत कम जनता में होती थी, इसलिए लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती थी। जी। ये जो कैंडिडियासिस जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप व्हाइट फंगस बोल रहे हैं, वो जीभ में दही की तरह व्हाइट कोटिंग जैसा दिखता है, जो साफ करने से नहीं निकलता है। मुंह में तालू की तरफ, आप जब सांस नली के अंदर जाएंगे तो सांस नली में पीछे की तरफ जहां नाक खत्म होता है और गला स्टार्ट होता है, वहां पर भी इसकी लेयर पाई जाती है। खाने की पूर्ण नली को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है। आपके जो यूरिन में इंफेक्शन होते हैं उसमें बहुत बार ये फंगस पाया जाता है। चलिए, तो हम ये इसके बारे में भी ग्रो कर सकता है। जी जी जी, हम इसके बारे में जितना, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे लोग इस वक्त या तो इससे पूरी तरह अनजान हैं, या बहुत से ऐसे अवेयर लोग भी हैं कि जो इसके बारे में पढ़ करके इसके डर से अपने आप को ग्रसित कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग इसकी प्री मेडिसिन कर लेना चाहते हैं, या इसको पहले प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन है? देखिए, एक बात है कि फंगस की कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन प्रिवेंटिव नहीं है। आप एक कोविड के ठीक होने के बाद, जैसे लोगों में सबसे ज्यादा डर किनको है, जिन्हें कोविड हो रखा है, उन्हें सबसे ज्यादा डर हो रहा है इस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप कोविड होने के बाद जब घर आते हैं तो आइसोलेटेड रहिए, मास्क पहनिए, अच्छे से अपना हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। मतलब खूब फ्रिक्वेंट आप पानी पीजिए, गर्म पानी का स्टीम लीजिए। ये इसलिए क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के फंगस को जुड़ने नहीं देना है बहुत देर तक। आप बार बार पानी पिएंगे, गर्म पानी का भाप लेंगे, तो जो जमा हुई चीजें हैं या तो वो पेट में चली जाएंगी, और वो पेट में चली गई तो हमारे पेट में इतना पित्त होता है, एसिड स्टमक में, कि वो पर्याप्त है इसको खत्म करने के लिए। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, प्रोटीन अच्छे से खाएं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बाद इंसान के शरीर में प्रोटीन की कमी बहुत हो जाती है। तो हमें प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है। थर्ड चीज, ना तो हमें ओवर ट्रीटमेंट करना है, ना बिल्कुल ट्रीटमेंट से भागना है। तो हमें क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। जैसे हमें विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने हैं, हरी सब्जियां खानी है, विटामिन सी के टैबलेट्स आप ले सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। सेकेंड चीज, यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं चेहरे पे कालापन आ रहा है, या भारीपन है, या दांतों में दर्द है, जबड़े में दर्द है, या नाक से खराब सा डिस्चार्ज आ रहा है जो कभी काला भी दिख सकता है, और यदि आंखों में दर्द है या दिखने में, रोशनी में तकलीफ हो रही है, जो अभी तत्काल में शुरू हुई है पिछले 5-10 दिन में कोरोना के बाद से, तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए, बजाय इसके कि अपने हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। क्योंकि कोई भी एंटी फंगल बिना ऑपरेशन किए, जो खराब त्वचा है उसको बिना हटाए काम नहीं करती है। और ये भी आपने बहुत सही कहा कि ये एक लोगों में बहुत बड़ा डर बैठ गया है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अंग को काट करके ही अलग करेगा, बिना उसके फंगस का इलाज होता नहीं है। और कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे हिस्से न्यूज में या बाकी तमाम जगह देख के लोग बाग बहुत ज्यादा डर भी गए। आपने जो शुरुआती सिम्टम बताया डॉक्टर साहब, इनमें बहुत सारे ऐसे, सिर दर्द होना, किसी हिस्से में थोड़ा सा फूला हुआ सूजा हुआ दिखाई पड़ना, इम्यूनिटी जब वीक हो तो नॉर्मल व्यक्तियों को भी लगता है कि हमको सिर दर्द हो रहा है, हैवीनेस है, खाने का मन नहीं करता, खाने में वो तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं उनका मन नहीं करता। ऐसे में एक प्रॉपर प्लान का होना और उसका पूरी तरह पालन कराना बहुत जरूरी है, जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है। कैसे नॉर्मल सिम्टम्स या नॉर्मल चीजें जो हमको वैसे भी होती हैं और इस फंगल इन्फेक्शन में होती हैं, इनको बाइफर्केट करें। जी, और एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि कोई भी बीमारी एक फेज के बाद ट्रीटमेंट के बियॉन्ड होती है। जी जी जी, मेरा कहना है लोगों से, जो आपके माध्यम से लोगों तक मेरा मैसेज जाएगा, मेरा कहना है कि यदि आपको ऐसे कोई भी लक्षण लग रहे हैं, आप उसको इनिशियल में ही ट्रीटमेंट करा लीजिए, ताकि आपको कम दवाइयां यूज करके, कम सर्जिकल एक्सपोजर करके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले।
चलिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं और जो बाद में भी इसको देखेंगे, उनको भी ध्यान में रखना है कि किसी भी बीमारी का लक्षण अगर आप इसमें अंतर नहीं कर सकते तो बजाय इसमें देर करके उसे बिगाड़ें, आप फौरन एक्सपर्ट डॉक्टर के पास पहुंचें, उनसे ही अपनी समस्या को डिस्कस करें ताकि क्लियर हो जाए कि ये फंगल का इन्फेक्शन है या नॉर्मल आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो रही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ में बनी रहेंगी, कुछ और उपायों पर बात करेंगे, कुछ प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर कर दें आपको कि जिस तरीके से अभी कोविड काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण अगर आपको अपनी चपेट में लेता है तो इसके बाद बहुत सारे जो क्रॉनिक बीमारियों के मरीज हैं, मतलब जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां पहले से रही, खासतौर पर अगर वो किसी सर्जरी से गुजरे या शुगर पेशेंट रहे, तो उनको इस तरह के साइड इफेक्ट वाली बीमारियां हो सकती हैं। इनको आप आसान शब्दों में ऐसे समझें। एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति दुबे जी, ENT सर्जन, हमारे साथ में आज हैं और हम इनसे ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में बात करें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने अभी हमको तमाम चीजें बताई, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जब इम्यूनिटी को हम बूस्ट करने के लिए काम शुरू कर दें? संक्रमण का खतरा तो चारों तरफ है, लेकिन हम इनसे बचें कैसे? इनसे अपने आप को, परिवार को कैसे बचाएं? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है मास गैदरिंग से हमें बचना है जी। मतलब हमें कहीं भी भीड़ वाली जगहों में इकट्ठे नहीं होना है। इवन आप घर के अंदर भी कुछ समय के लिए पार्टी है और जो गैदरिंग्स होती हैं वो भी अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली, यदि आपको काम पर जाना है, क्योंकि कितने दिन तक आप घर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि कोरोना का 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर ऐसे अभी चलता रहेगा कुछ समय तक। अभी हमें ही नहीं, केवल हमारे देश को ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इससे अभी सफर कर रहा है। और देखिए, बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम जो है फॉरेन के भी, जैसे US के, सबके, ये भी एक लिमिट तक जाके रोक नहीं पा रहे हैं वेव को। इसका देखिए, जैसा कहते हैं टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी एक तरफ रह जाती है यदि इंसान ही साथ ना दे। सबसे बड़ी बात है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के लिए आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ फ्रिक्वेंटली धोएं साबुन पानी से। सेकेंडली, कहीं भी बाहर का खाना पीना ये अवॉइड करें, क्योंकि करते समय आदमी ध्यान नहीं रखता, मास्क नीचे कर लेता है, फिर उसी को ऊपर कर लेता है। तो सेकेंडली, मैंने यहाँ बहुत से लोग देखे हैं जो मास्क तो पहने हैं पर नाक उनकी बाहर है। तो आपको मास्क पहनना है तो प्रॉपर पहनिए, और उस मास्क को भी क्लीन करके पहनिए, मतलब मास्क क्लीन हो। सेकेंड चीज, पानी दिन भर पीते रहिए, कुल्ला अच्छे से कीजिए, स्टीम लीजिए घर लौटकर, घर से जाने के पहले नौकरी के लिए पहले स्टीम लीजिए। सेकेंडली, खाने को न्यूट्रिशियस फूड खाइए, जंक फूड सभी अवॉइड कीजिए, जैसे विटामिन सी हो गया, संतरे, मौसम्बी, नींबू, ये सब चीजों का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी ताजी सब्जियां हैं उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ताजा खाना खाएं, दाल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, नॉनवेज खाते हो तो अंडा, इन सब की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाएं। थर्ड थिंग है, हाइजीन मेंटेन करना हो गया। दूसरा, जो कोविड हो गया, आप घर भी लौट रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप निगेटिव भी हैं तो आपको इधर उधर घूमने जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर रहिए। बहुत जरूरत हो तो ही घर से निकलिए। किसी से आप बात करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस रह के बात कीजिए। आप प्रिवेंशन ही है जो आपको थर्ड लहर से भी बचाएगा, और यदि इन्फेक्शन हुआ तो भी उसकी सीवियरिटी से बचाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज हमने देखी है कि जितने भी बार हमने ब्लैक फंगस पर डिस्कशन किया है डॉक्टर से, एक्सपर्ट के साथ में, तो सभी ने कहा है कि इसमें शुगर पेशेंट्स को सबसे ज्यादा उन्हीं की संख्या पाई गई है जो मरीज बनकर ब्लैक फंगस के आए हैं अस्पतालों में। तो उनकी जो शुगर मॉनिटरिंग है, वो ये सोचते हैं कि अब इतनी बड़ी बीमारी से निकले हैं और ठीक होकर पहुंचे हैं, उसकी मॉनिटरिंग में जहां लैक हुआ वहां ये फंगल इन्फेक्शन दिखाई पड़ा है। ऐसे मरीज जिनको कोई सर्जरी हुई है या शुगर पेशेंट्स जो रहे, क्या उनको रेगुलरली, चाहे हो या ना हो, अपना चार्ट मेंटेन करके डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए या करते रहना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों में ये बहुत ज्यादा है, जो शुगर के पेशेंट है वो बहुत डर के जी रहे हैं, और डरने के कारण भी स्ट्रेस इंड्यूस उनके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं जी। तो शुगर के, देखिए, किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में बढ़ सकता है, सर्जरी के बाद बढ़ सकता है, इतना बड़ा कोविड झेलने के बाद बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में कैसा, एक तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। और उसका कारण क्या है फंगस ग्रो होने का, क्योंकि शुगर में कैसा होता है, हमारी बॉडी में जब शुगर मीडियम ज्यादा रहता है, शुगर का कंटेंट, तो हमारे शरीर में एक एसिडोसिस नाम की कंडीशन होती है। आपने शायद सुना भी होगा, कीटो एसिडोसिस, जिसमें यूरिन से भी शुगर और कीटोन बॉडीज निकलती हैं। कीटोन एक तरह का पदार्थ है हमारे शरीर में
तो जब हमारे शरीर का मीडियम एक तरह से एसिडिक हो जाता है तो उसमें ये फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इवन मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि थोड़ा भी सर्दी खांसी होने में कुछ लोग का हैबिट होता है तुरंत नियर बाय मेडिकल स्टोर में या कहीं भी चले जाते हैं और एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं। ये मैं आपको गौर दिलाना चाहूंगी कि एम्पिरिकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक भी एक कारण है कोविड के बाद भी फंगस होने का, केवल स्टेरॉइड ही नहीं है। कैसा है, गले में थोड़ी भी खराश हुई, लोगों ने एंटीबायोटिक खा ली, और लोग क्या करते हैं, पिछली बार डॉक्टर को दिखाया था पर्ची घर पे थी या 2-4 गोलियां रह गई थी, वही पर्ची दिखा के फिर से खा ली। उनने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि इस टाइम ये खाना है कि नहीं खाना है। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में जैसे फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे फ्रेंडली फंगस रहते हैं हमारे शरीर में, वैसे ही बैक्टीरिया भी रहते हैं। उन बैक्टीरिया और फंगस में एक संतुलन होता है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में। जब आप लगातार एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया सारे धुल जाते हैं, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, हमारे टॉयलेट से। फिर क्या होता है, आपको फंगस ही फंगस हो जाता है और फिर वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये भी एक कारण है गलत तरह की दवाइयों का सेवन करना स्वयं से। सेकेंडली, जो आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है बॉडी का शुगर के कारण, ये फंगस के लिए बहुत हेल्दी मीडिया होता है, वो बहुत तेजी से इसमें ग्रो करते हैं। तो ऐसे मरीजों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी शुगर की जांच घर पे ग्लूकोमीटर रख के टाइम टू टाइम करें। और यदि आपको लगता है कोई भी रीडिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लगातार 2 दिन 3 दिन आपने देखा कि रीडिंग थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, आपको अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हालांकि आप बता चुके हैं, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से दोबारा से इस बात को और क्लियर करा देना चाहता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दिनों मेडिकल पर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर कहते हैं कि ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस की अगर कोई एंटी फंगल दवा हो तो आप दे दें ताकि हम वो पहले से खा लें या एटलीस्ट उसको स्टोर करके रख लें। उनको आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, एक तो मैं इस पर यह भी कहना चाहूंगी कि लोगों में ये जो दहशत है कि हम घर पे दवाई खरीद लें, दवाई रख के हम संभाल लें, इससे क्या होता है, कालाबाजारी ही केवल बढ़ती है। इससे जो आदमी रियल में जरूरतमंद है वो अभाव में रह जाता है और उसको हम बचा नहीं पाते हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह का ना करें। सेकेंडली, ये दवाइयां जितनी ईजी है नाम सुनने और पढ़ने में, उतनी ही कठिन है शरीर को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये सारी दवाइयां आपकी किडनी से छन के निकलती हैं। इसीलिए जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं ऐसे मरीजों को, और जब हम उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं एंटी फंगल का, मोस्ट ऑफ दी दवाइयां जो एंटी फंगल की हैं, जो कारगर हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू जाती हैं। इंजेक्शन हम अस्पताल में मॉनिटर करके रोज किडनी का टेस्ट भेजते हैं पेशेंट का। डेली हमारे यहाँ चार्टिंग होती है ताकि ऐसा ना हो पेशेंट को फंगस से निकाल रहे तो किडनी डैमेज में पहुंचा दिए, ऐसा नहीं होना है। तो इसीलिए जैसे एम्फोटेरिसिन है, आजकल हर आदमी जाने ना जाने वो एम्फोटेरिसिन जरूर जान रहा है। तो एम्फोटेरिसिन वो ड्रग है, देखिए, जो कॉस्टली भी है, जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि जरूरत ना हो तो आप अननेसेसरली खुद से ना लें और उसे ना दबा के घर पे रखें। सेकेंड चीज, एंटी फंगल तभी काम करती है जब उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बने। कोई प्रिवेंशन के लिए कोई एंटी फंगल नहीं है हमारे पास, है ना। हमें प्रिवेंशन करना है, पहले तो अपने आप को बचाना है। आपको इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपकी दूरबीन जांच करेंगे, डॉक्टर आपका जो भी इमेजिनिंग टेस्ट कराना है, जैसे सीटी कराना है, एमआरआई कराना है, डिपेंड करता है शरीर के किस जगह पर है, उस हिसाब से एडवाइस किया जाएगा। यदि वहां लगता है इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से आपको सर्जरी में लिया जाएगा और उस दौरान ही हम एंटी फंगल स्टार्ट करते हैं। एंटी फंगल का ऐसा कोई रोल नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने तक आप खाइए। जी जी, चलिए, तो ये बात 8 दिन में बहुत हुआ तो 10 दिन में भी जी आप ट्रीटमेंट प्रॉपर देंगे तो मरीज इसमें से निकल आता है। चलिए, तो आई एम श्योर कि आपकी ये सारी बातें सारे दर्शक और बाद में भी आप इसको देखते हैं तो लोगों तक आप पहुंचाएं कि इस तरीके की प्रैक्टिस से आपको बचना है, जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स, इनका अगर आप ख्याल करते हैं तो इस बीमारी से, बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी काम की इंफॉर्मेशन सटीक और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।